न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन का 10वां चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम था भर्ती, जिसमें हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन में बात की भर्ती का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाओं के बारे में बात की और उसके प्रकार के बारे में बात की। अगर हम यहाँ बात करें तो अर्थ की, तो अर्थ में मैं आपको बता दूँ भर्ती का अर्थ क्या होता है। भाई किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर कोई रिक्त स्थान है, कोई पद खाली है, उस पद के लिए, उस रिक्त स्थान के लिए किसी योग्य उम्मीदवार को आकर्षित करना ही क्या होता है, भर्ती होता है। उसके बाद हमने बात की थी भर्ती की 2 परिभाषाएं पढ़ी थी हमने, डॉक्टर MP शर्मा और डॉक्टर P शरण। इसके बाद हमने बात की थी इसके प्रकार के बारे में, जिसके 2 प्रकार हमने पढ़े थे, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती और अप्रत्यक्ष भर्ती, इसके कुछ और भी नाम थे जो आपको याद हो गए। चलो बच्चों, अगर आपने सच में अच्छे से पढ़ा है तो मुझे बता दो, भाई जो भारत में योग्यता के आधार पर भर्ती कब शुरुआत हुई, भर्ती करने की शुरुआत कब हुई। चलो वेरी गुड, मैं बता देता हूँ आपको कब हुई शुरुआत। 1853 के अंदर भारत में योग्यता के आधार पर भर्ती की शुरुआत हुई। और बात करें इंग्लैंड की तो 1857 के अंदर, कब, 1857 के अंदर इंग्लैंड में योग्यता के आधार पर भर्ती की शुरुआत हुई। मतलब जो कर्मचारियों को लिया जा रहा था वो उसे योग्यता के आधार पर लिया जा रहा था, और इसकी शुरुआत भारत में 1853 में और इंग्लैंड में बात करें तो 1857 में। चलो इसके बाद हम मुझे बता दो, भारत के अंदर जो भर्ती की प्रक्रिया है वो कौन करता है, मतलब भर्ती कौन करता है, तो लोक सेवा आयोग। मैंने बताया था आपको कौन करता है, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, तो यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है, वह लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1926 के अंदर सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुई, जिसका जो उस समय इसका नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग। लेकिन 1935 के अंदर इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग। क्या नाम रख दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग। अगर बात करें तो ये किस के कार्यकाल में शुरू हुई, तो इस समय वायसराय कौन था, तो हमने बात की थी लॉर्ड मैकाले। कब, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले के समय में की यह घटना है जब लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और भर्ती योग्यता के आधार पर की जाने लगी, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, मतलब जब योग्यता के आधार पर भर्ती करनी शुरुआत की तब वायसराय कौन थे, लॉर्ड मैकाले। तो आगे हम बात करते हैं वह प्रत्यक्ष भर्ती या अप्रत्यक्ष भर्ती, उसके गुण और दोष के बारे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है प्रत्यक्ष या बाहरी भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती को ही क्या कहते हैं, बाहरी भर्ती कहते हैं, और अप्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं, अंदर से भर्ती या भीतरी भर्ती, ठीक है, या पदोन्नति से भर्ती। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रत्यक्ष भर्ती या बाहरी भर्ती के गुण और दोषों का वर्णन करो, आज का हमारा क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। इसके गुण क्या होते हैं, इस विधि से अगर भर्ती करें तो उसके गुण क्या होते हैं, उसके क्या प्रॉफिट होते हैं, लाभ होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यह विधि प्रजातांत्रिक है, मतलब यह विधि क्या है, डेमोक्रेटिक है। बिल्कुल क्या है, डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है, क्योंकि इसमें सभी उम्मीदवारों को अवसर मिल जाता है। क्यों, इसमें सभी उम्मीदवारों को अवसर मिल जाता है। जैसे कि अगर हमने बात की थी ASI के पद के लिए कोई भर्ती आई है, ठीक है, और उसमें क्वालिफिकेशन था BA पास। अगर कोई बच्चा BA पास है तो वो क्या है, ASI की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, मतलब आवेदन कर सकता है, और उसकी परीक्षा को पास कर ASI लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सभी उम्मीदवारों का मतलब यहाँ पर है भाई जो क्वालिफिकेशन उस भर्ती में मांगा गया है, तो उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो उन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, उनकी कंडीशन को पूरा करते हैं, उनको अवसर मिलेंगे। मतलब डेमोक्रेटिक है, बिल्कुल प्रजातांत्रिक है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है, ठीक है, जो कंडीशन है वो सबके लिए समान है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ये डेमोक्रेटिक विधि है, प्रजातांत्रिक है। दूसरी अगर बात करें हम इसके गुण की, तो इसमें बहुत अधिक उम्मीदवार मिल जाते हैं। क्या, बहुत अधिक उम्मीदवार मिल जाते हैं, अर्थात
स्रोत विस्तृत है। क्या है? विस्तृत है। अगर हम यहाँ बात करें तो अधिक उम्मीदवार मिल जाते हैं। तो अधिक उम्मीदवार का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी होते हैं जो इन भर्तियों के लिए आवेदन अप्लाई करते हैं। अगर मैं अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो कुछ ही समय पहले हरियाणा के अंदर, अगर हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती आई थी, हरियाणा पुलिस की भर्ती आई थी, तो इसके अंदर 18 लाख फॉर्म अप्लाई थे। वैकेंसी लगभग 4-4.5 हज़ार थी, लेकिन अब फॉर्म अप्लाई हुए थे 18 लाख। देखो कितने अधिक उम्मीदवार थे, कितने अधिक उम्मीदवार थे, जिसमें से सिर्फ 4 या 5 हज़ार को ही लेना था। तो यहाँ पर अधिक उम्मीदवार मिल जाते हैं किस विधि से? अगर भर्ती प्रत्यक्ष विधि से हो। किस विधि से हो? प्रत्यक्ष या बाहर से अगर भर्ती करें तो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो भर्ती के लिए क्या करेंगे? आवेदन अप्लाई करेंगे, तो उम्मीदवार अधिक मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर तीसरे गुण की बात करें तो इससे युवा और अति योग्य व्यक्ति आकर्षित होते हैं। युवा और अति योग्य आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है प्रत्यक्ष या बाहरी भर्ती में जो इसकी एज लिमिट होती है वो क्या होती है? 18 से ज़्यादा होती है, और लगभग ऊपर भी ज़्यादा नहीं होती। कुछ ही एग्ज़ाम होते हैं जिसमें 30+ लेते हैं। ठीक है, जैसे टीचिंग के एग्ज़ाम में 40 होती है। अदरवाइज ज़्यादातर अगर आर्मी की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, या किसी और डिफेंस भर्ती की बात करें, या कोई सिविल की बात करें, तो ज़्यादातर यही होती है। किसी में 23 होती है, 24 होती है। जैसे एयरफोर्स की बात करें तो 21 है फिलहाल। 21 मतलब 18 से 21 इस एज के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? युवा हैं। कोई अलग भर्ती की अगर बात करें तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? 25 है, 26 है, बस यहीं तक मिलेगी। मतलब जितने भी मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? युवा मिलेंगे। और युवा हैं वो क्या होंगे? अति योग्य व्यक्ति आकर्षित होंगे। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है और इस भर्ती में भाग लेंगे, और इतने फंडे हैं इन भर्तियों में। एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, अगर फिजिकल होगा। ठीक है, अगर डिफेंस की जॉब की बात करें तो वहाँ फिजिकल होगा। तो यहाँ पर सिर्फ योग्य ही व्यक्ति ही आकर्षित होते हैं। ठीक है। अगर बात करें इसके चौथे गुण की, तो इस विधि द्वारा नए विचारों और तकनीकों में का सेवाओं में प्रतिबिंबन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी तरफ क्या है? नए विचार, उसमें क्या आते हैं? नए विचार आते हैं और नई तकनीक आती है। क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होता रहता है, तो मतलब आने वाली पीढ़ी की पिछली वाली पीढ़ी से कुछ नई सोच होती है। ठीक है, तो जो ये युवा होते हैं इनकी पीछे वाली पीढ़ी से क्या होते हैं? विचार नए होते हैं। ठीक है, इनमें जोश भी ज़्यादा होता है, इनमें टेक्निक्स भी ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, तकनीकें भी ज़्यादा मिलती हैं। अगर बात करें पाँचवें गुण किसकी, तो इस विधि द्वारा कर्मचारी अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं। क्या करते हैं? अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा है। 4000 वैकेंसी के लिए 18 लाख क्या है? 18 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब 18 लाख में से 4000 में अगर आना है तो क्या करनी पड़ेगी? परिश्रम करनी पड़ेगी। मतलब अपनी एबिलिटी है, जो अपनी योग्यता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। ठीक है, और परिश्रम करेंगे तो वो क्या होंगे? अधिक योग्य होंगे और उस पद को हासिल करने में कामयाब होंगे। तो इस विधि के ये 5 गुण थे। क्या है? ये डेमोक्रेटिक है, मतलब प्रजातांत्रिक है। अधिक उम्मीदवार मिल जाते हैं। जो उम्मीदवार मिलते हैं वो युवा और अति योग्य होते हैं। और क्या? जो युवा होते हैं वो नए विचारों और नई तकनीकों के साथ जॉब पर लगते हैं, मतलब सेवाओं में आते हैं। और जो कर्मचारी हैं अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। तो ये 5 इसके गुण थे। अब हम बात करते हैं इसके दोष के बारे में। देखो पहला दोष क्या है? देखो कोई भी चीज़ है उसके कुछ प्रॉफिट होते हैं, कुछ लॉस होते हैं। ठीक है, अब विधि है, कोई भी मेथड है, उसके भी सभी मेथडों के क्या होते हैं? सभी मेथड है जो विधि है अपने आप में कंप्लीट नहीं होती, पर उसके लाभ ही लाभ होते हैं। प्रत्येक मेथड के कुछ लाभ होते हैं तो कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं। तो इस मेथड्स के दोष क्या हैं? देखो, इस विधि द्वारा उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर अनुभवहीन युवक को भर्ती किया जाता है, जिसमें आत्मविश्वास कम होता है। देखो जो युवा हैं वो क्या, पहले बेरोजगार थे। क्या थे? पहले बेरोजगार थे, और जैसे ही प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब पर लगेंगे तो उस समय क्या होते हैं? उनका कोई अनुभव नहीं होता। वो क्या? अनुभव नहीं होता। जैसे हरियाणा पुलिस में चले गए। ठीक है, हरियाणा पुलिस में जैसे ही जाते हैं तो हरियाणा पुलिस में जाएंगे तो उनको क्या करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज उनको अगर सीधे ही पिस्टल बंदूक पकड़ा दी जाए
तो वो चला मतलब ज़्यादातर को तो चलाने भी नहीं आएगी, और किस प्रकार ड्यूटी करनी है वो भी उनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो अनुभव नहीं होगा, उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा जॉब के प्रति, और इससे क्या होगा, उनका आत्मविश्वास कम होगा, क्योंकि अगर अनुभव कम है तो आत्मविश्वास स्वाभाविक तौर से कम होगा। अगर अनुभव ज़्यादा है तो स्वाभाविक तौर पर क्या होगा, कॉन्फिडेंस है जो आत्मविश्वास वो ज़्यादा होगा। जैसे कोई टीचर है जो पहली बार पढ़ाता है तो उसका क्या है, कुछ हेजिटेशन होता है। जिस प्रकार हम स्टेज पर पहली बार बोलते हैं ना तो हमें हेजिटेशन होता है, बिल्कुल पैर हाथ कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है। ठीक है, वो किस लिए होता है, क्योंकि आत्मविश्वास कम होता है। ठीक है, अगर अनुभव होगा, अगर हम हर रोज़ प्रेयर में बोलेंगे तो क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस होगा, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो उस टाइम हमारे हाथ पैर नहीं कांपेंगे। ठीक है, तो जो ये व्यक्ति हैं जो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुने जाते हैं वो अनुभवहीन होते हैं और उनमें आत्मविश्वास कम होता है। इन उम्मीदवारों को सेवा का कोई अनुभव नहीं होता, यहाँ बात कर चुके हैं। उन्हें अपनी जो जॉब पर लगे उनका कोई अनुभव नहीं होता। जैसे कोई बैंक में क्लर्क लग गया, ठीक है, तो वो क्या है, पहले बेरोजगार था, नौकरी नहीं थी, पहले उन्होंने क्लर्क का काम नहीं किया था। जैसे ही क्लर्क पर लगा तो वो क्या, उस पोस्ट का उसका ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं होता। अर्थात उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिस पर समय भी लगता है, धन व ऊर्जा खर्च होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, जैसे कोई हरियाणा पुलिस में लग गया, ठीक है, या मान लो आर्मी में लग गया, ठीक है, या बैंक में क्लर्क लग गया, ठीक है, बैंक में क्लर्क लग गया, या आरबीआई में लग गया, ठीक है, मतलब रेलवे पुलिस में लग गया या रेलवे के किसी डिपार्टमेंट में लग गया, तो वो क्या है, उनके पास अनुभवहीन है, वो अनुभव नहीं है। अब वैसे तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। अब ट्रेनिंग देंगे तो उस पर क्या होगा, समय भी लगेगा, 6 मंथ की, 8 मंथ की या 1 वर्ष की ट्रेनिंग हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है। तो उस पर समय भी लगेगा, उस पर धन भी लगेगा और उस पर ऊर्जा भी खर्च होगी। तो इस वजह से बोलते हैं भाई ये क्या है, इसका दोष है, ये क्या है, इस विधि का दोष है। तीसरा क्या है, सरकारी सेवाओं में पहले से ही काम कर रहे लोगों को पदोन्नति, मतलब पदोन्नति का मतलब होता है बेटा प्रमोशन। क्या होता है, प्रमोशन के अवसर रुक जाते हैं। क्या अवसर रुक जाते हैं। अब देखो, सरकारी नौकरी पर जो पहले से लगे हुए हैं ना, जो कर्मचारी हैं, उनको प्रमोशन के अवसर नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते, क्योंकि इनकी प्रमोशन की जगह क्या करते हैं, सीधी भर्ती निकाल दे। जैसे कोई कांस्टेबल पहले लगा हुआ है, क्या है, कोई कांस्टेबल लगा हुआ है पुलिस में, और उसको क्या है, उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, प्रमोशन मिलकर मान लो वो एएसआई बनना चाहता है और उसके काबिल भी है, लेकिन क्या हुआ, प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से एएसआई की अलग से भर्ती निकाल दी, जिसमें नए युवा लोग शामिल हो गए। अब जो पहले कांस्टेबल लगे हुए हैं वो तो ऐसे के ऐसे बैठे रह गए, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट होते हैं। क्या होते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं जो पहले से लगे हुए हैं। तो इस वजह से जो पहले से लगे हुए हैं जो कर्मचारी है, उनके लिए यह मेथड क्या है, यह विधि क्या है, दोषपूर्ण है। ठीक है, इस विधि से लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती की संस्थाओं का कार्यभार बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो कार्यभार कैसे बढ़ जाता है, मतलब जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, राज्य स्तर पर क्या होता है, अपने अपने राज्य का एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है, और केंद्र पर एक केंद्र लोक मतलब संघ लोक सेवा आयोग होता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का नाम मतलब कब रखा गया ये नाम, 1935 के अंदर। ठीक है, 1935 के अंदर। तो चौथा दोष क्या है भाई, जो ये संघ लोक सेवा आयोग है या कोई राज्य लोक सेवा आयोग है, मतलब ये जो लोक सेवा आयोग है, इस पर कार्यभार बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, अगर भीतरी भर्ती करेंगे तो पहले से ही जॉब पर लगे हुए हैं जो कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं, उनमें से किसी की छंटनी करना है, जो योग्य है उसको भर्ती मतलब प्रमोशन दे देनी है। ठीक है, उनको उच्च योग्यता मतलब उच्च जिम्मेदारी दे देनी है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनको अलग से भर्ती करनी पड़ेगी, उनके टेस्ट, उनके इंटरव्यू, पता नहीं कितना फंडा होता है, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग होगी, प्रशिक्षण होगा, ठीक है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इस भर्ती के माध्यम से लोक सेवकों पर जो कार्यभार है, जो काम का बोझ है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, पांचवी जो दोष है, यह माना जाता है कि परीक्षा साक्षात्कार होता है बेटा इंटरव्यू, क्या होता है, इंटरव्यू से उम्मीदवारों की योग्यता का पता चल जाता है, परंतु ये विधियां विश्वसनीय नहीं है। देखो, कहते हैं कि परीक्षा के माध्यम से क्या है, गधे और घोड़ों को अलग कर लेते हैं, लेकिन ये विश्वसनीय बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर देखा जाता है जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनके कम मार्क्स आते हैं। वो वजह कई हो सकती हैं, उनके स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उस टाइम उसका मूड अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, या एग्जाम के समय क्या है वो पढ़ नहीं पाया अच्छे से, किसी न किसी पारिवारिक समस्या के कारण, किसी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण। और कई बार क्या देखते हैं, जो लूज बच्चा होता है वो चीटिंग के माध्यम से, ठीक है, नकल के माध्यम से क्या ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेता है।
तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वे परीक्षा के माध्यम से गधे और घोड़ों को अलग कर देंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक वहम है, एक मतलब दोषपूर्ण प्रणाली कहूँगा मैं ये अपनी। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं ना, भर्ती में भी अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर यही होता है, हर भर्ती में होता है क्या है, पैसे देकर अक्सर लोग जॉब ले जाते हैं। जो निकट्टू लोग होते हैं, जो अयोग्य लोग होते हैं, वो पैसे देकर जॉब लग जाते हैं, ठीक है। और जो योग्य लोग होते हैं वो क्या है, पैसे न होने की वजह से मतलब योग्य होने के बावजूद भी क्या है, विदाउट जॉब रह जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक ये भी दोष है, वह परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से योग्यता का पता चल जाता है, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा योग्य हो लेकिन परीक्षा के समय उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं भाई वो अयोग्य है, उसका मतलब ये तो नहीं हो कि अयोग्य है, ठीक है। तो इस कारण ये क्या है, विश्वसनीय नहीं है, ठीक है, यह विश्वसनीय नहीं है। तो यह भी इसका एक दोष है। छठे अगर दोष की बात करें तो प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति जो इस मेथड में समय नष्ट करने वाली और अधिक खर्चीली है, क्योंकि इसमें समय बहुत लग जाता है। आप देखो वैसे तो अगर सरकार चाहे तो एक मंथ के अंदर आवेदन मतलब कोई भर्ती भी निकाल सकती है, उनके एग्जाम भी ले सकती है, इंटरव्यू भी है तो इंटरव्यू ले सकती है, उनका रिजल्ट भी निकाल सकती है और ज्वाइनिंग भी करा सकती है। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता, क्योंकि आप सोशल मीडिया से अगर जुड़े हो तो अक्सर देखते होगे, अभी पीछे कुछ ही समय पहले भर्ती के ऊपर क्या है, काफ़ी ट्विटर पर काफ़ी हंगामा भी चला था सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो उसके बावजूद उन्होंने कुछ रिजल्ट भी जारी किए थे, क्लर्क वगैरह के, रेलवे वगैरह के कुछ रिजल्ट भी जारी किए हैं, कुछ पीटीआई वगैरह भी लगाए गए हैं। तो इन्हीं का रिजल्ट था, इनका विरोध किया गया था, ठीक है। तो इनसे समय नष्ट होता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं अक्सर, ये अक्सर ज़्यादा समय लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर कट ऑफ निकालेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर बात करें लास्ट इसके दोष की, तो 7वां दोष है इसका, पहले से ही सेवा में कार्यरत कर्मचारी पदोन्नति के कम अवसर क्या है, प्रमोशन के अगर कम अवसर के कारण वो क्या हो जाते हैं, सेवाओं में, अन्य सेवाओं में चले जाते हैं, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कोई स्कूल में क्लर्क लगा हुआ है, ठीक है, उसको काफ़ी समय हो गया, उसको प्रमोशन नहीं मिल रही, तो इस वजह से वो क्या हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। और डिमोटिवेट होने की वजह से वो जॉब छोड़ देता है और अन्य किसी सेवा में चला जाता है, अन्य किसी सेवा में क्या जाता है, चला जाता है। तो ये भी इसका दोष है। तो इसके 7 दोष थे और हमने बात की इसके 5 गुण के बारे में। 5 गुण क्या, ये डेमोक्रेटिक है, इसको अधिक उम्मीदवार मिलते हैं इसमें, और जो उम्मीदवार मिलते हैं वो युवा होते हैं और योग्य होते हैं, उनके नए विचार होते हैं, नई टेक्निक्स, नई तकनीकें होती हैं, और इनके द्वारा क्या है, कर्मचारी अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं। अगर दोस्त की बात करें तो मैं यहाँ पर अनुभवहीन युवक आते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस कम होता है और अनुभव नहीं होता, जिस कारण उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ता है, जिस पर खर्च आता है, समय लगता है, ऊर्जा लगती है। उसके बाद क्या है, जो सरकारी सेवाओं में पहले से लगे हैं उनको प्रमोशन नहीं मिल पाती, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने अन्य सेवाओं में चले जाते हैं, मतलब वो जॉब छोड़ देते हैं और किसी अन्य जॉब की तलाश में चले जाते हैं। इससे क्या है, लोक सेवा आयोग है उसका कार्यभार बढ़ जाता है, और इस परीक्षा और साक्षात्कार जिसके माध्यम से योग्यता की जांच की जाती है, लेकिन यह विश्वसनीय नहीं होती। वे परीक्षा के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से क्या योग्यता की जांच अच्छे से हो जाती है, मतलब गधे और घोड़े अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये था बेटा आपका आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और है इसके साथ में, जैसे आप क्या है, अगर ऐसे टाइप में अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं आपको बता दूं कैसे लिखना है। जैसे प्रत्यक्ष और बाह्य भर्ती के आ गया, गुण और दोषों का वर्णन करें, और ये ऐसे टाइप में आता है, मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था प्रत्यक्ष भर्ती की डेफिनेशन, ठीक है, वो लिखनी है, उसके बाद लिखने हैं गुण और दोष, ठीक है। क्या करना है, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रत्यक्ष भर्ती के लिखाया था अर्थ के बारे में क्या होती है वो लिखना, उसके बाद गुण और उसके बाद दोष लिखने हैं। क्लियर है। कल हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष विधि के गुण और दोष के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे हम जो भर्ती की प्रक्रिया है उसके बारे में, और उस भर्ती की प्रक्रिया में उसके क्या दोष हैं और उसको ठीक करने के क्या सुझाव हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन होंगे इस लेसन से। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप से पूछिए, मैं बेझिझक पूछिए। अगर कोई भी डाउट है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, कोई प्रॉब्लम छोटी या बड़ी नहीं होती, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी समय पर, ठीक है। जैसे मुझे समय मिलता है मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो क्लास पसंद आई हो तो बच्चों लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल जो साइकोलॉजी बाय पीपीएस उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।